माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए रुपिंदर सिंह। आज हम आपसे अकाउंटिंग की एक ऐसे कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों को इवन की ग्रेजुएशन लेवल क्रॉस करने के बाद भी नहीं पता होता। और ये कॉन्सेप्ट जो है इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी इस कॉन्सेप्ट को जो है अपने स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में इसको क्लैरिफाई किया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग कितनी तो होती हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में जो डिफाइंड है। पहली अजम्पशन हमारी है गोइंग कंसर्न, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन होएगी कंसिस्टेंसी, और थर्ड अजम्पशन बेटे हमारी क्या है? एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो देयर आर 3 assumptions ऑफ अकाउंटिंग: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों assumptions की आज आपसे डिस्कशन करेंगे और तीनों assumptions को हम आपको यहाँ पे इलैबोरेट करेंगे। हाँ जी बेटे, अब हम अपनी फर्स्ट assumption की आपसे डिस्कशन करते हैं, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि जब एक अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग करने जाना है तो उसने अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देके जाना है कि दैट बिजनेस इज ए कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज। मतलब चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, जिसकी आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो वो बिजनेस एक कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज होएगा। हमने कभी भी ये दिमाग में नहीं सोचना कि ये बिजनेस डिसकॉन्टिन्यू कब होएगा और बिजनेस की लिक्विडेशन कब होएगी। फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, चाहे बिजनेस ह्यूज लॉसेस में है, तो अकाउंटेंट का काम क्या है? सिर्फ अकाउंटिंग करना, लॉसेस को कैलकुलेट करना, प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना। तो अकाउंटेंट ने कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लेके आना कि हम भी अगर लॉसेस हो रहे हैं तो इस बिजनेस को शट डाउन किया जाए और अकाउंटिंग भी शट डाउन की जाए, क्योंकि अकाउंटिंग होएगी तो तब पता लगेगा ना कि कितने लॉसेस हैं। ठीक है ना, ज़्यादा लॉसेस हैं या कम लॉसेस हैं। बिजनेस को शट डाउन करना ये ऑनर्स का काम है, ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स का है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑनर का होएगा। ठीक है ना, तो ये अकाउंटेंट ने कभी अपने दिमाग में ये अजम्पशन नहीं लगानी कि बिजनेस की डिसकंटिन्यूएंस कब होएगी और कंपनी की लिक्विडेशन कब होएगी। उसने तो अपने कंटिन्यूइंग प्रोसेस से जो भी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, उसने अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट करके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या सोल प्रोप्राइटर को या पार्टनरशिप फॉर्म को उसने सबमिट करवा देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज दिमाग में रखनी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में भी लिखा हुआ है, नाइदर देयर इज इंटेंशन ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द बिजनेस। तो मतलब कभी भी हम अपने दिमाग में ये इंटेंशन नहीं लेके आएंगे कि बिजनेस डिसकंटिन्यू होएगा और बिजनेस की कभी भी एसेट्स की लिक्विडेशन होएगी। तो दिस वन इज अवर फर्स्ट अजम्पशन, दैट इज ए गोइंग कंसर्न। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड अजम्पशन की तरफ, वो है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग की टेक्निक्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, इट शुड रिमेन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सेम होएंगे। ये नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर अकाउंट, जैसे डेप्रीसिएशन होती है हमारी, जिसको हम वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम भी बोलते हैं, तो इन नॉर्मल लैंग्वेज इसको घिसावट बोलते हैं। तो आपने जैसे डेप्रीसिएशन पहले ईयर में आपने डेप्रीसिएशन को स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली आपने अडॉप्ट करके अपनी एसेट्स को डेप्रीशिएट किया, और 2 साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को ही चूज किया। अब थर्ड ईयर में आपने ये सोचा कि चलो यार अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं करेंगे, अब हम WDV, जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो ऐसा नहीं होएगा कि अकाउंटिंग की जो टेक्निक्स हैं, अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं, जो रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस है, जो हमारे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के जो हमारे रूल्स हैं, ठीक है ना, लेजर में उसको पोस्टिंग करने के रूल्स हैं, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, तो इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होएगी। हाँ, एक केस में फ्लक्चुएशन हो सकती है, एक केस में ये रूल्स में चेंजेस हो सकते हैं, एक केस में ये जो कंसिस्टेंसी है ये ब्रेक हो सकती है अगर लॉज में कोई चेंज आए। जैसे वैट के बाद GST आया, ठीक है ना, तो अकाउंटिंग के प्रोसेस में, अकाउंटिंग एंट्रीज में कुछ ना कुछ चेंज हुआ। सिर्फ एक ही रीजन के कारण अकाउंटिंग की जो कंसिस्टेंसी है उसमें चेंजेस हो सकते हैं अगर लॉज में कोई चेंज है। अगर लॉज में कोई चेंज नहीं है तो देन अकाउंटिंग के जो सारा प्रोसेस है, जो अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये ईयर टू ईयर कंसिस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर आप कुछ चेंज करने वाले हो तो आपको एक सेपरेट डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे कि आपने ये क्यों चेंज किया। तो दिस वन इज अवर सेकंड अजम्पशन, कंसिस्टेंसी। अब हम मूव करते हैं
सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन दैट इज एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग तो हमारी अकाउंटिंग की जान है कि जिसके बेसिस पे ये सारी अकाउंटिंग का अगर आप सीए फाइनल तक की स्टडी कर लो तो अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग आपको जरूर समझ लगनी चाहिए। अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या है कि जब भी आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जो हम फाइनेंशियल नेचर ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, तो वहां पे हमें यह ध्यान रखना है कि आपने एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश के बेसिस पे ट्रांसैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना। आपने ट्रांसैक्शंस की अक्रेंस को ध्यान में रखना है। अब ये अक्रेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप 12 मंथ्स की अकाउंटिंग कर रहे हो, इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। अब जैसे 12 महीने की कोई अकाउंटिंग कर रहा है तो 12 महीने में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं और 12 महीने में जितने भी होने वाली इनकम्स हैं, ठीक है, चाहे आपने वो एक्सपेंस पे किया चाहे ना पे किया, चाहे आपको कोई इनकम रिसीव हुई या आपको वो इनकम नहीं रिसीव हुई, इट डजेंट मैटर, ठीक है, इट डजेंट रेलिवेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू because the transactions should be recorded in the books of accounts on the basis of accrual basis। accrual basis का मतलब क्या है कि 12 महीने में होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं, 12 महीने में एक्रू होने वाली जितनी भी इनकम्स हैं, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी और उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने 10,000 रुपीज पर मंथ आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो और आपने अभी इस साल में 11 महीने की सैलरी पे की, ठीक है ना, तो अब देखा जाए तो मैंने तो 1,10,000 सैलरी पे की, पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितनी देर की बन रही हैं? 12 मंथ्स की, ठीक है ना। तो हमारी अकाउंटिंग कैश बेसिस नहीं है, वहां पे हम अकाउंटिंग में सैलरी का एक्सपेंस 1,10,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर 12 महीने की बन रही हैं तो जो मर्जी हो जाए मेरे एक्सपेंसेस भी 12 महीने के रिकॉर्ड होंगे। मतलब मेरे सैलरी कितनी रिकॉर्ड होएगी? 1,20,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 पर मंथ, 12 मंथ्स की सैलरी 1,20,000 और इनकम्स भी मेरी उस 12 महीने में जो एक्रू हुई हैं वो रिकॉर्ड होंगी। तो ये नहीं देखा गया कि आपने उस इनकम को रिसीव किया या नहीं रिसीव किया, आपने वो रेलिवेंट एक्सपेंस पे किया या नहीं पे किया। आप चाहे पूरे 12 महीने का एक्सपेंस ना पे करो, चाहे पूरे 12 महीने की इनकम ना रिसीव करो, ये 12 महीने की इनकम और एक्सपेंसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब भी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग कैश बेसिस रिकॉर्डिंग को फॉलो नहीं करती। हमारी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये है कि जितने मंथ्स की आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, जिस रेलिवेंट पीरियड की आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, उस रेलिवेंट पीरियड में जो भी ट्रांसैक्शंस की अक्रेंस हुई हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस हैं चाहे वो इनकम्स हैं, देन इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ना एक दिन एक्स्ट्रा का कोई एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड होएगी, ना एक दिन कम का कोई एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड होएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स 12 मंथ्स की हैं, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट 6 मंथ्स की हैं, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स 15 मंथ्स की बना रहे हो, तो आपके उस रेलिवेंट पीरियड की जो ट्रांसैक्शंस हैं देन इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो ये बेटे आपसे जो हमारी डिस्कशन हुई है अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग की, और उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे जो तीनों अजम्पशंस हैं ये समझ लग गई होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियोस के लिए, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।